जिन दिनों में मैं एक बड़े पद पर, भारत भवन जैसी संस्था में एक बड़े पद पर नौकरी कर रहा था, वो अधिक व्यस्तता के दिन थे जो साहित्य से थोड़ा मुझे दूर रखते थे। जिन दिनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय था कविता लिखने में, उस ज़माने में मेरे ऊपर धूमिल का बड़ा प्रभाव था और मैं समाजवादी हुआ करता था। मेरी जो अपनी चारित्रिकता है, जो मेरी क्या कहना चाहिए उसको, फितरत है, वो दरअसल लेखक बनने से ज़्यादा शायद म्यूजिशियन की रही होगी। कस्टमर छोड़ जाते हैं, वो बिल उनको बना तो छोड़ जाए, तो वो कागज़ इकट्ठे करके रख लेता था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था कि कागज़ों का इंतज़ाम हो जिस पर लिखा जा सके। ये विचित्र बात है कि हम पश्चिम की आलोचना से प्रभावित होते हैं, लेकिन पश्चिम की आलोचना से ये नहीं सीखते हैं कि वो खुद कैसे लिखी गई, उसने अपनी परंपरा के साथ कैसा संबंध बनाया। पश्चिम ने उपन्यास को जिस तरह साधा है, हिंदी में उपन्यास की वैसी साधना नहीं हुई। हम क्यों नहीं भारतीय समाज को प्रेमचंद के उपन्यासों, कहानियों के मापदंड से समझते हैं? सच्चा मार्क्सवादी ढंग का मूल्यांकन, जैसा कि हम टेरी ईगल्टन के यहाँ उदाहरण के लिए होता देखते हैं, जैसे हम बेंजामिन के यहाँ देखते हैं, ऐसा कोई उदाहरण हिंदी में मुझे नहीं दिखाई देता। अशोक वाजपेयी की आलोचना के खिलाफ सबसे अधिक मैंने लिखा है। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। हिंदी में इन दिनों एक शिकायत बहुत रहती है कि आलोचक कम होते जा रहे हैं। हिंदी आलोचना में कुछ नया काम नहीं हो रहा। आज जिनके साथ हम बैठे हैं और जिनके साथ हम संगत करने जा रहे हैं, उनका नाम हिंदी के आलोचकों में बहुत अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। आलोचना को एक नई दृष्टि से, रचनाओं को एक नई दृष्टि से पढ़ने और देखने की दृष्टि उनके पास में है। अनुवाद का काम बहुत तेज़ी से करते हैं। उनके लेखन करियर की अगर बात करूं तो उनकी पूरी लेखन यात्रा बहुत प्रेरित करती है। प्रेरित इस अर्थ में कि जब वो एक सराय में, एक होटल में नौकरी किया करते थे, तब अपना पहला लेख उस सराय के कस्टमर जो बिल दिया करते थे, बिल के पीछे की जो खाली स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, उस पर वो अपने लेख लिखा करते थे। यानी बिल के पीछे लिखने से आज किताबों तक की लिखने की उनकी यात्रा है। माता पिता दोनों एक अर्थ में मजदूरी किया करते थे, तो उनकी लेखन यात्रा बहुत प्रेरित करती है। जब अनुवाद का काम उन्होंने शुरू किया तो इतना तेज़ी से किया कि लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ी से अनुवाद करने का सलीका और किसी के पास हो ना हो, कम से कम मदन सोनी के पास में ज़रूर है। पूर्वाग्रह पत्रिका से करीब 3 दशकों तक जुड़े रहे, यानी आलोचना में सक्रिय हैं, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और कविता का व्योम, व्योम की कविता, ये उनकी हिंदी कविता की आलोचनात्मक एक पुस्तक है। इसके अलावा कई आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं। बहुत दिनों से एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं। आज जानेंगे कि वो पूरा क्यों नहीं हो रहा और कब तक वो पूरा होगा। तो आज की बातचीत मदन सोनी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। धन्यवाद अंजुम। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तो सराय में नौकरी करना और उसके जो बिल होते हैं, उसके पीछे जो खाली स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, व्योम होता है अगर मैं कहूँ तो उस पर आपने लिखने से शुरुआत अपनी की। मतलब जब लिख रहे होंगे वो चीज़, तब क्या लेखन ही बनना था या फिर कुछ और जहन में था? असल में अंजुम, ये एक बहुत ही रहस्यमय किस्म की स्थिति है। जब भी किसी लेखक से बात पूछी जाती है कि क्या उसका ऐसा कोई संकल्प था कि उसको लेखक बनना है, तो कोई लेखक शायद ये नहीं बता सकता कि ऐसा कोई उसका संकल्प था। ठीक बात। बस बात सिर्फ इतनी है। और ऐसा है कि घर में कोई ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, या ऐसा कोई, जैसे होता है ना कि किसी के पिता लेखक हैं या माँ लेखक हैं या उनके परिवार के कोई अन्य लोग लेखक हैं, जैसे कि मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं या मेरे रिश्तेदार जो भी मेरे निकट के लोग हैं, तो वैसा कुछ मेरे साथ नहीं था। एक सहज प्रेरणावश जब मैं गाँव कस्बों में रहता था, मेरी ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई गाँव कस्बों में हुई है, सागर ज़िले के आसपास के गाँव में कस्बों में हुई है। तो जब मैं वहाँ रहता था तो एक सहज प्रेरणावश मेरे मन में कुछ लिखने की बात आई
और मैं तब ये भी नहीं जानता था कि कविता क्या होती है या कैसे, मतलब सिवाय इसके कि स्कूल कॉलेज में तो थोड़ा बहुत पढ़ा करता था। उन दिनों में कॉलेज में था तो कविता लिखने के साथ शुरुआत की, और जितने भी उसी दौरान ये भी हुआ कि कॉलेज की लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकों को प्राप्त करने की शुरुआत हुई। आप आश्चर्य करेंगे कि जो सबसे पहली पुस्तक मैंने कविता की, विधिवत कविता की पुस्तक पढ़ी थी, जबकि मुझे कविता की कोई ख़ास तमीज़ भी नहीं थी, न लिखने के मामले में न पढ़ने के मामले में, वो थी चांद का मुँह टेढ़ा है, मुक्तिबोध का कविता संग्रह। उसके बाद फिर रामदास मिश्र हाथ लग गए तो उनको पढ़ लिया, फिर अजीत कुमार हाथ लग गए, मतलब एट रैंडम कुछ तो भी जो भी मिल जाता था उसको पढ़ा करता था। और कॉलेज में विशेष रूप से छायावाद वगैरह पढ़ाया जाता था, बच्चन और जो छायावाद उत्तर कवि हैं उनको पढ़ाया जाता था। तो जितने भी तरह के छंद सुनने मिलते थे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो अपनी चारित्रिकता है, जो मेरी क्या कहना चाहिए उसको फितरत है, वो दरअसल लेखक बनने से ज़्यादा शायद म्यूजिशियन की रही होगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे छंद की जो लय है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तब मैंने लगभग तमाम उस समय के प्रचलित छंदों में, जिनमें छायावाद की कविता लिखी जाती थी, उत्तर छायावाद की कविता लिखी जाती, सारे छंदों को आजमाते हुए कविताएं लिखी। वो व्यर्थ की कविताएं थीं, ये मैं आज जानता हूँ। बाद में फिर जब नई कविता का से संपर्क हुआ, नई कविता के ज़माने से और समकालीन कविता से संपर्क हुआ, तो फिर उस शैली में और उस तरह की कविताएं भी लिखने लगा। लेकिन शुरुआत मेरी यहाँ से हुई थी। फिर होटल में कैसे पहुँच गए? होटल में काम करने के लिए मैनेजर? दरअसल मैं बेरोज़गार था, ग्रेजुएशन मैंने किया था और बेरोज़गार था, नौकरियाँ मिल नहीं रही थी। तो मेरे शहर में सागर में जिस होटल में मैं नौकरी मैंने की है, उसके सामने ध्रुव रहते थे। ध्रुव शुक्ल को जानते हैं, हाँ, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक कवि हैं। वो मेरे मित्र, उनसे मेरी मित्रता हुई थी। तो जब उन्होंने मुझे बेरोज़गार के रूप में देखा तो उन्होंने कुछ कहा कि तुम क्या नौकरी करना चाहोगे इस होटल में? तो उससे बात की और वहाँ पे मेरी नौकरी, तो बहुत ही कम 90 रुपये महीने की पगार मिलती थी उसमें। कब की बात है ये है 1976-77 की। उसके ठीक पहले मैं एक अखबार भी निकाला करता था। उस अखबार को निकालने का मतलब ये था कि मैं उसका लेखक होने से लेके और उसका कंपोजिटर और मशीन मैन और वितरक सब कुछ हुआ करता था। मेरे एक साथी थे, उनके साथ मिलके हम सब अखबार निकालते थे। तो 76-77 के आसपास की बात है जब मैंने होटल में नौकरी करना शुरू की। होटल की नौकरी के साथ प्रसंगवश मुझे ये कहना ज़रूरी लग रहा है जी। होटल की नौकरी के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो होटल में दिन बिताने नहीं आते हैं, रात बिताने आते हैं। दिन में लोग अपने अपने कामों पर रहते हैं। तो सवेरे बहुत गहमा गहमी होती है, लोग अपने चाय पी रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं वगैरह, और 11 बजते ना बजते होटल खाली हो जाता है। और फिर वो फिर से आबाद होना शुरू होता है जब 8-9 बजते हैं तब। तो ये जो पूरा वक्त होता है बीच का, ये लगभग खाली होता है, जिसमें कि होटल के कर्मचारियों को बहुत कम काम करना पड़ता है। मैनेजर के रूप में मुझे और भी कम काम करना पड़ता था। तो वो मेरे पास सबसे अधिक समय होता था जिसमें मैंने सबसे अधिक पढ़ाई की, और वहीं पे मैं अपनी कविताएं भी लिखा करता था। और जिन बिलों का आप जिक्र कर रहे हैं, कस्टमर छोड़ जाते हैं वो बिल, उनको बने तो छोड़ जाए, तो वो कागज़ इकट्ठे करके रख लेता था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था कि कागज़ों का इंतज़ाम हो जिस पर लिखा जा सके। तो वो कागज़ हमारे काम आते थे। उनके पीछे, बिलों के पीछे लिख के कविताएं अपने जमा करता था और अपनी जेब में भरे रहता था। ठीक। एनीवे, यानी कि उस होटल ने आपके लेखक होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक और चीज़ का मैं उल्लेख इसमें करना चाहता हूँ। वो आपने अभी जब मेरा परिचय दे रहे थे तो उसमें कहा था कि मैंने पहला लेख जो है वो होटल के बिलों के पीछे लिखा था। जानते हो क्या था? वो निर्मल वर्मा के उपन्यास एक चिथड़ा सुख पर एक समीक्षात्मक कह लें या ललित किस्म का लेख कह लें, वो था, जो कि मैंने डरते डरते पूर्वग्रह पत्रिका को भेजा अपने मित्रों की सलाह पर। और वो उसमें उस पत्रिका में छपा। तब मैं जानता भी नहीं था कि मैं एक समय आएगा जब मैं इस पत्रिका का संपादक होऊंगा। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई थी। ये
निर्मल वर्मा ही क्यों अपील किए? कोई भी कर सकता था। बात ये थी कि उस उपन्यास को मैंने पढ़ा, उसके पहले तक मैंने निर्मल जी का कुछ नहीं पढ़ा था। अच्छा। जब वो उपन्यास को पढ़ा तो मैं उससे इतना ज़्यादा विचलित हुआ और इतना ज़्यादा उससे प्रेरित हुआ, इतना ज़्यादा विह्वल हुआ उसको पढ़ के कि मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए इसके बारे में। तो मुझे कोई आलोचना की शैली नहीं आती थी, सही सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो अभी भी नहीं आती है। तो मैंने जैसा मेरे मन में आया उस तरह से मैंने उसको लिख डाला, बिना कोई ट्रेनिंग के लिख डाला उसको। तो वो मेरा संयोग था, बहुत पसंद मुझे आए निर्मल जी, और उसके बाद फिर मैंने उनका सारा साहित्य, सारा लेखन पढ़ा। लेकिन सबसे पहली वो किताब थी जिस पर मैंने आलोचनात्मक लेख अपना लिखा था। उसका जिक्र मैंने निर्मल जी पर जो मेरी किताब है उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया है। जो पहली बार अगर निर्मल को पढ़ ले तो वो निर्मल की गिरफ्त से, निर्मल वर्मा की गिरफ्त से छूट नहीं पाता है। वो इस तरह से बहा के ले जाते हैं उसे अपने साथ कि वापस आने का रास्ता है ही नहीं आपके पास। तो क्या रहा होगा? क्या वो अकेलापन था जो जोड़ता भी है या तोड़ता भी है? वो क्या रहा होगा? मैं समझता हूँ कि निर्मल जी मानव मन की, मनुष्य के मन की और उसके हृदय की जो बहुत ही सूक्ष्म किस्म की जो अंतर्ध्वनियाँ हैं, बेसिकली उसके कहानीकार हैं। उनकी कहानियों उपन्यासों में कोई ख़ास घटनाएं नहीं हैं, आप जानते हैं। वो सिर्फ ये जो सूक्ष्मताएं हैं, ये जो कनोटेशंस हैं, इनकी कहानीकार हैं। दूसरे वो भाषा की जो आप कह रहे हैं कि वो बहा ले जाते हैं, उस सबसे बड़ी गिरफ्त जो है उनकी, उस गिरफ्त का सबसे बड़ा रहस्य उनकी भाषा है। वो भाषा आपको इतना बांधती है, इसको इस तरह खींचती है। और मैंने ये कहने की कोशिश की है कि निर्मल वर्मा की कहानियों में, उपन्यासों में दरअसल भाषा एक्शन है। किस तरह से वो एक्शन है, कैसे है, ये उसको मैंने फ़र्क करने की कोशिश की है कि किस तरह से भाषा घटित होती है उनकी कहानियों में, और वो एक घटना के रूप में। तो दरअसल वो भाषा के साथ की क्रीड़ाएं हैं निर्मल जी की, जिनको कि वो पात्रों में ढाल के सामने लाते हैं। तो वो जो सबसे बड़ी गिरफ्त है, जिसकी बहुत सारे लोग वो शिकायत भी करते हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपको छूटने का कोई अवसर नहीं मिलता है, निकलने का। मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी लेखक की बड़ी भारी खूबी मानी जानी चाहिए। बिल्कुल कि वो आपको इस कदर पहली रीडिंग में ही आपको इस कदर पकड़ ले, गिरफ्त कर ले कि आप उससे छूट ना सकें। ये बात ज़रूर है कि उनकी कहानियाँ किन्हीं विश्वासों, किन्हीं विचारधाराओं की सेवा में लगी हुई नहीं हैं। इसलिए उन कहानियों की गिरफ्त में आने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका कंटेंट किसी विचारधारा की या किसी मत की सेवा में आपको ले जा रहा है या उससे बांध रहा है। आप सिर्फ साहित्य का, जो शुद्ध साहित्य का आनंद होता है, उस आनंद में डूबे होते हैं, और वो आपको वही खींचता है, वही आकर्षित करता है। जब इतना ज़्यादा निर्मल वर्मा को लेके क्लैरिटी है, स्पष्टता है, फिर आपने ये क्यों कहा या क्यों ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि निर्मल वर्मा को खूब पढ़ा गया, लेकिन इन सब के बावजूद कोई टिकाऊ आलोचनात्मक सार तत्व नहीं निकलता? देखें अंजुम, आप जानते हैं कि ये सवाल केवल निर्मल वर्मा का नहीं है। ये हिंदी में सारे महान बड़े लेखक जो हुए हैं उन सब का है कि हिंदी आलोचना की स्थिति इतनी ख़राब है कि किसी भी बड़े लेखक पर, आप मुझे बताइए शमशेर पर कोई एक किताब का नाम कुछ आप कह सके कि शमशेर की कविता पर है। अज्ञे पर छुटपुट कुछ हुआ है, लेकिन कोई बहुत ढंग की कोई किताब, एक आध किताब को छोड़ दें, नंद किशोर आचार्य ने लिखा है, बाकी अज्ञे पर कोई संपूर्ण किताब, कृष्ण बलदेव वैद्य पर कोई संपूर्ण किताब, इवन प्रेमचंद जो कि हमारे अकादमिक जगत में बहुत ज़्यादा जाने और बुक किए जाते हैं, और जिनकी प्रशंसा में एक पूरा समुदाय लेखकों का लगा रहा है, उन तक पर कोई बहुत सेमिनल किस्म की, बहुत महत्वपूर्ण किस्म की कोई किताब नहीं है। तो निर्मल जी पर लिखने के पीछे ये नहीं था कि निर्मल जी की स्थिति बहुत स्पष्ट है। इतना होने से नहीं काम चलता है कि निर्मल जी हमें बांध लेते हैं, या एक निर्मल जी की कहानियाँ दरअसल क्या हैं, उनके संश्लेष को खोलना
और उसकी उस जो भाषा की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस भाषा की कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि निर्मल वर्मा को कैसे पढ़ा जाए। वो दरअसल विश्लेषण से ज़्यादा निर्मल वर्मा को पढ़ने का एक ढंग है। तो मेरी शिकायत ये थी कि निर्मल जी को पढ़ा ही नहीं गया है, सिर्फ उनसे मन अभिभूत हुआ गया है और उनसे अभिभूत होकर उनकी प्रशंसा में लिखा गया है। मैंने भरसक उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को बचाया है और सिर्फ अपनी पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको उस किताब में लाने की कोशिश की है, जिसको आप चाहें तो आलोचना कह सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कह सकते हैं। एक कृति को पढ़ते हुए आप उसमें कैसे प्रवेश करते हैं? चूँकि निर्मल की बात चल रही है और आपने कहा ठीक से नहीं पढ़ा गया है और कोई आलोचनात्मक सार तत्व नहीं निकला है, वो निकालने के लिए ही एक आलोचक के तौर पर आप कृति के भीतर प्रवेश का क्या तरीका अपनाते हैं? कृति के भीतर प्रवेश का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने जितना जो कुछ भी पढ़ लिख रखा है, जो भी आपके पूर्वग्रह हैं, पूर्वग्रह हम लोगों का प्रिय शब्द है, जो भी हम लोगों के पूर्वग्रह हैं, उन सबसे मुक्त होके सिर्फ कृति के साथ तादात्म्य होने की कोशिश की जाए, जिसके लिए सामान्य तौर पर क्लोज रीडिंग अंग्रेजी में कहा जाता है। तो कृति को जितना बारीकी से, जितना गहराई से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपके सामने खुलेगी। उसके साथ आपको प्रेम का संबंध बनाना पड़ता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, अगर वो कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, जो भी है, उससे अगर आप प्रेम करते हैं तो वह प्रेम ही है जो आपके प्रेम पात्र को आपके सामने खोलता है। उस प्रेम की प्रक्रिया में ही वो प्रेम पात्र आपके सामने खुलता है। और जो सच्चा वश प्रेम होता है, उसमें अंततः ये भी होता है कि वो अपने को निर्वस्त्र तक कर सकता है आपका प्रिय प्रेम पात्र। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृति के साथ जब आप ऐसा आत्मीय संबंध बनाते हैं पढ़ने का, तो कृति धीरे धीरे खुद को खोलती जाती है। आपको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद को खोलती जाती है। और जब वो खुद को खोलती है तो आप उसके अंदर विस्मयपूर्वक झांकते हैं। ये अलग बात है कि मेरे सामने कोई कृति कैसे खुल रही है, वो बिल्कुल उससे भिन्न हो सकता है जिस तरह से वो आपके सामने खुले। नहीं, खुलती है या खोलने का प्रयास किया जाता है? नहीं, खोलने का प्रयास उतना नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है, स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। कई बार होता है कि हम एक मतलब पहले से एक माइंडसेट बना के, आलोचना के स्कूल्स हैं बाकायदा, है ना, मार्क्सवादी आलोचना होगी तो उसमें यही खोजना है या इसी दृष्टि से उसको देखना है, स्त्रीवादी आलोचना होगी तो उसको इस दृष्टि से देखना है, रसवादी होगी तो उसमें ये खोजना है। तो जब पहले से आप माइंडसेट बना के उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आप तो बहुत कुछ नहीं देख पाएंगे। आपको निश्चय ही, इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपने पहले से पढ़ लिख रखा है, जिसको मैं पूर्वग्रह कह रहा हूँ एक शब्द में समेटने की, उन पूर्वग्रहों से बाहर आने की कोशिश। क्योंकि किसी अच्छी महान कृति को पढ़ते हुए और उसे अपने सामने खुलते हुए देखना, खुद को भी आविष्कृत करना है, खुद को भी पुनराविष्कृत करना है। जब मैंने पहली बार निर्मल वर्मा को पढ़ा तो यह नहीं कि मेरे सामने निर्मल वर्मा और उनका उपन्यास स्पष्ट हुआ, किसी हद तक मैं भी अपने लिए स्पष्ट हुआ। मैं भी अपने आप को बेहतर, पहले की तुलना में बेहतर समझने लगा या पहले की तुलना में भिन्न समझने लगा। तो ये जो परस्पर क्रिया है, यानी कृति और आलोचक, कृति और उसका पाठक, ये दोनों एक दूसरे का उन्मूलन करती हैं, दोनों एक दूसरे को खोलती हैं। एक चीज़ और बार बार उठती है मदन जी कि जब आलोचना कर्म में हम रत होते हैं उस समय ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स, जो सिद्धांत होते हैं हमारे सामने पश्चिम के ज़्यादा रहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आलोचना में परंपरा की विस्मृति ज़्यादा दिखलाई पड़ती है? हिंदी आलोचना में? हाँ, हिंदी आलोचना में परंपरा की विस्मृति की तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण पराकाष्ठा ये है। और ये विचित्र बात है कि हम पश्चिम की आलोचना से प्रभावित होते हैं, लेकिन पश्चिम की आलोचना से ये नहीं सीखते हैं कि वो खुद कैसे लिखी गई, उसने अपनी परंपरा के साथ कैसा संबंध बनाया। चाहे आप नई आलोचना को ले लें, न्यू क्रिटिसिज्म को ले लें, चाहे आप डिकॉन्स्ट्रक्शन को ले लें, चाहे मल्टीपल व्याख्याओं वाली उनको ले लें,
इन सब में बहुत ही प्राचीन समय से एरिस्टोटल और की पोएटिक्स से लेके और बाद के चिंतकों तक, जिनमें कि अकेले साहित्य के आलोचक नहीं बल्कि दार्शनिक भी शामिल हैं, इन सब का ज्ञान उसमें भरा होता है। इन सब के ज्ञान के साथ आलोचक लिटरेचर साहित्य के पास जाता है। हिंदी में इतनी सुदीर्घ परंपरा है काव्य शास्त्र की और सौंदर्य शास्त्र की, लेकिन आप देखिए कि हमारी आलोचना ने उससे कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं उससे लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज रस सिद्धांत खोल के आप बैठ जाइए और उदाहरण के लिए उदयन वाजपेयी की कविता का रस सिद्धांत के साथ उसको परखते हुए उसकी आलोचना लिखिए। लेकिन अगर आपने रस सिद्धांत पढ़ रखा है तो आप खुद उसमें कुछ नवाचार करके खुद उसका एक अलग तरह का उपयोग कर सकते हैं। तो हिंदी आलोचना ने तो अपनी परंपरा से, अपनी साहित्य सौंदर्य शास्त्र की परंपरा से, अपने दर्शनों की परंपरा से और भी जितने भी तरह की हमारी जो चिंतन परंपराएं हैं, इनसे कुछ बहुत सीखा है, ऐसा नहीं लगता। उसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे धीरे धीरे इस स्मृति के या फिर दरकिनार करने के? असल में इसके लिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत है समझने के लिए। एक महत्वपूर्ण कारण जो कि बताया जाता है वो ये है कि हम कॉलोनाइज रहे, उपनिवेशीकृत रहे, और उस उपनिवेशीकरण ने जो सबसे बुरा काम किया वो ये था कि उसने आधुनिकता का एक ऐसा आतंक हमारी चेतना पर तारी किया कि हम अपनी परंपरा से उत्तरोत्तर कटते गए, क्योंकि हमें ये लगता था कि हमें आधुनिक होना है, मॉडर्न। तो इसलिए हमने जिस तरह से आप देखिए कि जो आज हमारा सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, वैधानिक सिस्टम है, शिक्षा का, चिकित्सा का, इन सारे सिस्टम्स के भीतर हिंदुस्तान की परंपरा नहीं बोलती है। हिंदुस्तान की परंपरा से इन्होंने कुछ लिया है नहीं। ये सब आधुनिक संस्थाएं जो पश्चिम की थीं, उन आधुनिक संस्थाओं के प्रभाव में ये सब हुआ। तो इससे हमारी आलोचना भी, हमारा साहित्य भी अछूता नहीं रहा। ये केवल आलोचना की समस्या नहीं है, हमारे साहित्य मात्र की समस्या है। ये चीज़ आपको चित्रकला में भी देखने मिलेगी। हमारी पारंपरिक चित्रकला के साथ साथ हमारी जो आधुनिक चित्रकला है उसका कोई संबंध नहीं है। वो संबंध बनाती है पश्चिम के कला आंदोलनों के साथ। ये चीज़ शास्त्रीय संगीत में नहीं है, शास्त्रीय नृत्य में भी काफ़ी हद तक नहीं है। हमारा शास्त्रीय संगीत आज भी परंपरा के साथ बना हुआ है। तो परंपरा के साथ संबंध बनाना, उसे दोहराना या उसकी नकल करना या उसका अनुसरण करना नहीं है, बल्कि उसमें नवाचार करना है। और ये काम हिंदी आलोचना ने बिल्कुल भी नहीं किया। साथ में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि हम अपनी परंपरा से कटे रहे हैं और पश्चिम की परंपरा से हमने वो किया है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने दरअसल पश्चिम के काव्य शास्त्र से भी बहुत कुछ खास सीखा नहीं है। थोड़ी बहुत नामवर सेन वगैरह के ज़माने में नई आलोचना का जो असर हिंदी पर आया था उसको थोड़ी देर के लिए आप कंसिडर कर लें। बाकी हमने आलोचना की जो सुदीर्घ परंपरा पश्चिम में रही है, अकेले अंग्रेज़ी में नहीं बल्कि तमाम फ्रांसीसी में, जर्मन में और दूसरी भाषाओं में पश्चिम की, उन पूरी आलोचना पद्धतियों से हमने कुछ खास सीखा नहीं है। जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है क्लोज रीडिंग, क्योंकि हमारे यहाँ का जो आलोचक है हिंदी का, वो क्लोज रीडिंग कभी नहीं करता। वो विचारधारात्मक फतवे देने के साथ साथ कृति को ऐसे पलटता है और कृति को पलटने के बाद उसका जो कंटेंट है, उसकी जो विषय वस्तु है, उस पर झपट्टा मारता है। क्लोज रीडिंग नहीं करता है, फॉल्ट लाइंस पर ध्यान नहीं देता है। वो जो पॉजेज होते हैं या जो दो शब्दों के बीच की खामोशी होती है उसको नहीं पढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि साहित्य हमेशा, कोई भी कृति हमेशा अपनी सतह पर जैसी दिख रही है, करेक्ट, वैसी नहीं होती है। वो उससे भिन्न हो। दूसरी ये कि वो किसी लेखक के संकल्प को या किसी लेखक के मंतव्य को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है। वो किसी के भी संकल्प को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है, अपने आप में एक स्वायत्त संकल्प की सृष्टि कर रही होती है, एक स्वायत्त संकल्प से परिचालित हो रही होती है। किसी कृति को पढ़ना किसी जीते जागते
बहुत ही भिन्न किस्म के इंसान के साथ संपर्क बनाने जैसा है। कभी कभी पूरा एक शब्द या एक ध्वनि पर पूरा का पूरा अगर आप विवेचन करने जाएं तो बहुत कुछ निकल सकता है उसमें से। निकल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि मैंने अरुंधति राय के उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर लिखा। उस उपन्यास को पढ़ते हुए पहली दूसरी रीडिंग में 2 बार पढ़ा मैंने उसको लिखने के पहले, फिर लिखने की प्रक्रिया में तो फिर उसको पढ़ना बार बार होती रहा। सहसा मेरा ध्यान इस बात पर गया कि इसमें स्पर्श बहुत ही रिकरिंग है, आवर्ती है। स्पर्श का जो आइडिया है, टच का जो आइडिया है, बार बार आ रहा है। तो मैंने फिर अचानक से पाया जैसे कि मुझे वो सिरा मिल गया जिसको आप खींचते हैं तो धीरे धीरे पूरा का पूरा जो बुनावट है वो खुलती चली जाती है। मैंने पाया कि उसमें स्पर्श के इस कदर अभिप्राय भरे हुए हैं और उसका पूरा कंटेंट, पूरा उसका जो पूरा मेक है, पूरी संरचना है, वो जैसे स्पर्श के स्तंभों पर खड़ी हुई है और उसको आधार बनाकर मैंने पूरा लेख उस पर लिखा। तो ये जो आप कह रहे हैं ये एकदम ठीक कह रहे हैं कि कोई भी एक शब्द एक दरवाज़ा हो सकता है किसी कृति में घुसने का और उस कृति के उन्मीलन की प्रक्रिया को शुरू करने का। आप उस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। दूसरे ये कि ये जो आपने पहले कहा था ना कि आप पहले से तमाम तरह की विचारधारा से लेकर चलते हैं, पहले से ही निष्कर्ष पहले निकल जाते हैं। तो वो एक्चुअली बात ये है कि कम से कम मेरे अपने संदर्भ में ये है कि जब मैं किसी कृति में प्रवेश करता हूँ तो बिना किसी गाइड और बिना किसी टॉर्च के जंगल में भटकने जैसा होता है, जिसमें आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, खुद खोजते हैं, खुद बनाते हैं और तब फिर आपको आकस्मिकताओं का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें अचानक आपके सामने आती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की होती है। आपके पास कोई रोशनी नहीं होती, कोई मार्गदर्शक नहीं होता है या कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी भिन्नता है जो मेरी अपनी अप्रोच में रही है। ठीक। ये जो जंगल में भटकने की जो बात कर रहे हैं, ये कहीं परिवार की तरफ से तो नहीं आया है? मैं आपके पिताजी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कम से कम एक रूपक के तौर पर तो शायद उसको कह सकते हैं। लेकिन ये सच भी है कि मेरे पिता पैदल जंगलों की यात्रा करते थे, साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते थे। बहुत छोटे कर्मचारी थे वो जंगल महकमे में, और वो पैदल चला करते थे। और बहुत बार मैं उनके साथ होता था जंगल में। बहुत घनघोर जंगल होते थे, सतपुड़ा और विंध्याचल के जंगलों में उन्होंने काम किया है। तो कोई रास्ता नहीं मालूम होता था और अक्सर उनकी आदत थी कि जो बने बनाए रास्ते हैं, उसको गढ़वात बोलते हैं या पगडंडी बोलते हैं, उन रास्तों पर नहीं चलते थे। मैं उस पर चिढ़ता भी था कि जब ये रास्ता बना हुआ है तो उस पर क्यों नहीं चलते हैं आप। वो उस पर नहीं चलते थे, बल्कि दिशा ज्ञान के आधार पर कि हमको दक्षिण में जाना है तो दक्षिण की ओर चल पड़ते थे। और रास्ते में कोई पगडंडी और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। पेड़ों से और जंगल के वातावरण से सामना होता रहता था उनका, और चलते जाते थे और कई बार अक्सर भटक भी जाते थे। तो ये जो भटकन है, ये हो सकता है कि इसका कोई संस्कार मेरे भीतर रहा हो। कम से कम जब मैं इस बात को कहता हूँ तो एक रूपक के तौर पर तो मैं उसको याद कर ही रहा होता हूँ। और इस नौकरी से पहले, जंगल वाली से पहले, आपके पिता मजदूरी किया करते थे? वो चांदी का काम किया करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने तरह तरह के और भी दूसरे काम किए। कोई दुकान लगाना, कोई पान की दुकान लगाना, कहीं चाय की दुकान लगाना, इस तरह के बहुत सारे काम किए। वो थोड़े कहना चाहिए कि बहुत ही पैसा कमाने के मामले में और दुनियादारी के मामले में बहुत उद्यमी नहीं थे। उनकी दिलचस्पी अपने परिवार में और कलाओं में ज़्यादा थी। मतलब कलाओं से अर्थ है ख़ासतौर से नाटक में बहुत दिलचस्पी रखते थे। रामलीला, वो ये नौटंकी वगैरह में उनने खुद उसमें अभिनय वगैरह भी किया था। अरे वाह। तो मजदूरी ही करते थे, सोने चांदी की। और मैंने पढ़ा उदयन जी के साथ जो आपका इंटरव्यू आया उसी में कि माँ भी एक समय के बाद बीड़ी बनाया करती थी, वो भी उसी कार्य में थी। बहुत वर्षों बनाई उनने। और फिर मैंने भी सीखा और मैं भी उसमें बहुत दक्ष हुआ। मैंने भी तरह तरह की मजदूरियाँ की हैं उसमें। जंगल में पेड़ों का निशानदेही करने से लेके और बीड़ी बनाना और
बताशे उछालना और पता नहीं क्या क्या तरह तरह की, गर्मी की छुट्टियों में वगैरह में जब अवसर मिलता था तो करता था। और बीड़ी तो मैंने बहुत बनाई है। तो मैं एक तरह से कहना चाहिए बीड़ी मजदूरों की जो दुनिया है उससे बहुत गहरे वाकिफ रहा हूँ। हाँ। तो इन सब, जब ये सब काम कर रहे थे आप, इस दौरान पढ़ाई लिखाई और इन सब में साहित्य भी कहीं था? अवश्य, ये तो था ही। जब भी फुर्सत होते थे शाम को तो हमारे कुछ दोस्त होते थे जिनके साथ आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी उस रासायनिकी से मेल खाते हैं। हाँ। तो वो उनके साथ गपशप करते थे, साहित्य के बारे में बात करते थे, अपनी जेब में कविताएं रखे घूमते थे, क्योंकि वो सब काम करते हुए दिमाग में कविताएं चलती रहती थीं और जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा है उसके बारे में भी सोच विचार चलता रहता था, जिसको फिर हम लोग शाम को दोस्त लोग आपस में शेयर करते थे, गपशप करते थे। वो किस तरह का, किस स्तर का रहा होगा ये सहज ही कल्पना की जा सकती, बहुत छोटे उसकी बात है ये, लेकिन करते थे ये। मतलब साहित्य से मेरा संबंध जब से बना तब वो उसमें ये जो सारी मजदूरियाँ, नौकरियाँ वगैरह वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बाधा नहीं बनी, बल्कि ये कहना चाहिए कि जिन दिनों में मैं एक बड़े पद पर, भारत भवन जैसी संस्था में एक बड़े पद पर नौकरी कर रहा था, वो अधिक व्यस्तता के दिन थे जो साहित्य से थोड़ा मुझे दूर रखते थे। अच्छा। उतनी सक्रियता मेरी नहीं रह पाती थी उसमें, क्योंकि उसकी गतिविधियों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था और मैं प्रशासन देखता था तो उसके कारण। बाकी जब ये सब मजदूरियाँ वगैरह करता था तब तो मेरा उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक बना ही रहा। कविता से दूर कैसे होते चले गए फिर आप? मैं समझता हूँ कि सब कवियों के साथ होता होगा, सब लेखकों के साथ होता होगा कि आप सबसे बड़े पारखी अपने लेखन के खुद होते हैं। दूसरे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे लोग तो तब भी मेरी कविताओं की प्रशंसा करते थे जिनको मैं सुनाता था, और वो पत्रिकाओं में भी छपती थी। गे नया प्रतीक में छपी, आवेग में छपी, उसी तमाम पत्रिकाओं में छपा करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगता गया कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो समकालीन कविता पढ़ रहा हूँ, वो जितना कुछ कह रही है, जितनी शक्ति उसमें है, जितना खिंचाव उसमें है, वैसी कोई पोटेंशियल मैं अपनी कविताओं में नहीं ला पा रहा हूँ। और एक अजीब तरह का असंतोष मेरे भीतर, वो असंतोष थोड़ा उससे भिन्न है जो असंतोष हर कवि को अपने लिखे हुए से शायद होता होगा। जो पोटेंशियल वाली बात है कि वैसा पोटेंशियल नहीं ला पा रहा हूँ, तो सामने कोई तो आदर्श रहा होगा कि मुझे ऐसा पोटेंशियल अपनी कविताओं में लाना चाहिए। किसको पढ़ रहे थे उस समय? वो समय समय पे बदलते रहे। हाँ। जब जिन दिनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय था कविता लिखने में, उस ज़माने में मेरे ऊपर धूमिल का बड़ा प्रभाव था। हाँ। और मैं समाजवादी हुआ करता था, तो लोहिया के आंदोलन से प्रभावित। जी, लोहिया लोहिया। और वो जो लोहिया विचार मंच और जो छोटी छोटी संस्थाएं समाजवादियों की थी उनमें सक्रिय भी रहा करता था। तो उस समय धूमिल का बड़ा प्रभाव था। तो जैसे जैसे जिन जिन लोगों को पढ़ता गया, बाद में फिर विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा, अशोक वाजपेयी को पढ़ा, मुक्तिबोध को तो मैंने जैसे बताया आपको पहले से ही पढ़ रखा था। तो जैसे जैसे तमाम धीरे धीरे दुनिया खुलती गई, ख़ासतौर से वो जो दौर था 7वें दशक का, वो वामपंथी सक्रियता का ज़बरदस्त दौर था। और उसमें ये तमाम कवि लोग लिख रहे थे, धूमिल भी थे उसमें, आलोक धनवा भी थे, ये सारे कवि थे। इन सबको पढ़ते थे और इन सबसे प्रेरित और प्रभावित होते थे। तो प्रेरित और प्रभावित होने के साथ साथ ये भी देखना होता था कि ये लोग जो कुछ लिख रहे हैं वैसा वैसा वजन मैं अपने लेखन में, मैं अपनी कविताओं में नहीं ला पा रहा हूँ। इसलिए धीरे धीरे उससे उपरत होता गया। दूसरी ये है कि जिस तरह स्वतः स्फूर्त ढंग से मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था, लगभग उतने ही स्वतः स्फूर्त ढंग से उन्हें लिखना बंद भी कर दिया। मतलब ये नहीं कि मैंने ये फैसला किया था कि मुझे लिखना है और फिर बाद में फैसला किया कि अब नहीं लिखना है। ये फैसला अंदर ही अंदर कहीं हो गया होगा कि अब मैं नहीं लिख सकता, मुझे नहीं लिखना है। और ये अगर आप सोचें, जो कहा जाता है कि कविता लिखने की विफलता ने मुझे आलोचना की ओर खींचा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसा मतलब हर आलोचक के साथ होता ही हो, या किसी भी आलोचक के साथ शायद नहीं होता होगा। अभी आपने 2-3 जिन कवियों के नाम लिए, धूमिल, आलोक धनवा, या 7वें दशक में जिसमें वामपंथ सक्रिय अधिक रहा,
धूमिल हो चाहे अपना आलोक धनवा हो, दोनों कवि या उस दौर के बहुत सारे कवि संगठन के प्रति और विचारधारा के प्रति, राजनीति के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे और वो लिख रहे थे। क्या रचना की दीर्घजीविता के लिए सांगठनिक रूप से प्रतिबद्ध होना ज़रूरी होता है? नहीं, कतई नहीं। संगठन केवल एक ही काम कर सकता है कि वो आपको एक्टिव बनाए, एक्टिविज्म आपसे करवाए। कविता लिखना, चाहे वो प्रेम कविता ही क्यों ना हो, कविता लिखना अपने में एक एक्टिविज्म है, स्वतंत्र गतिविधि है वो। इसलिए वो कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, मेरा मतलब वो अपने में एक स्वतंत्र गतिविधि है। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको उत्प्रेरित करने के लिए किसी तरह की राजनीति या किसी तरह की विचारधारा ज़रूरी है, ऐसा मैं नहीं मानता। संगठन में होना, अगर मान लीजिए कि प्रगतिशील लेखक संगठन है और वो कुछ ऐसे काम करता है जो कि गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, स्त्रियों के हित में जाने वाले काम हैं, जो काम राजनीति में दूसरे लोग कर रहे हैं उनके साथ शामिल होकर उस तरह की एक्टिविज्म करता है, तो ठीक है। यानी एक्टिविस्ट होने के लिए आप संगठन में हो तब तो ठीक है, लेकिन आप संगठन में हैं और वो अपना एक्टिविज्म कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये कविता की अपनी जो शर्तें हैं, कविता की जो अपनी अपेक्षाएं हैं, उनके विपरीत जाना है। क्योंकि कविता एक स्वायत्त स्वतंत्र दुनिया है, वो किसी विचार और किसी विचारधारा से बंध के संभव ही नहीं है, उसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी कि विचारधारा का अनुवाद कर देगी, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बहुत सारी प्रगतिशील कविता के साथ हुआ। ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा धूमिल के साथ हुआ। तो फिर रचना की दीर्घजीविता या फिर रचना बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, ये कैसे तय होता है? ये तय होता है इस चीज़ से कि कोई कृति मानव अस्तित्व की कितनी गहराई में जा पाती है, उसकी बारीकियों को, उसकी सलवटों को कितनी सूक्ष्मता के साथ पकड़ पाती है, ग्रास्प कर पाती है, और फिर उसको अपनी संरचना में, अपनी बनावट में कैसे आयत्त कर पाती है। तात्कालिकता उसमें काम नहीं करती? नहीं, तात्कालिकता बहुत उपयोगी नहीं होती। तात्कालिकता केवल इस अर्थ में ठीक है कि आप मान लीजिए उपन्यास लिख रहे हैं तो आपको तात्कालिक संदर्भों की ज़रूरत है, लेकिन वो तात्कालिक संदर्भ जो हैं वो केवल वही काम नहीं करते हैं जो आपके जीवन में वो करते हैं। मतलब आप उपन्यास का उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि सबसे ज़्यादा सांसारिक विधा है वो कविता, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अलौकिक या कहना चाहिए गैर सांसारिक विधा है। तो कविता में भी और उपन्यास वगैरह में भी आप जो तात्कालिकता है या जो सांसारिकता है उसको एक कच्ची सामग्री की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए मैं जब कह रहा हूँ कि सरफेस पर जो कविता दिख रही है वो नहीं होती है, सरफेस पर जो सतह पर जो कृति दिख रही है वो नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर की जो गहराई है उसको आप कितना वो गहराई जीवन को कितने गहरे समझने से उसमें आ पाई है, ये इस पर निर्भर करता है। जैसे आपका ये कांपती सतह पर जो संचयन है, इसमें भाषा का नाच करके एक पाठ है, इसमें आप कविता के रूपक की बात कर रहे हैं। इसी को पढ़ते हुए ये सवाल मेरे मन में आया कि फिर ऐसा क्यों है कि कविता पढ़ते हुए हम रूपक का इस्तेमाल करते हैं या उसे रूपक के तौर पर पढ़ते हैं? अगर एक रूपक के तौर पर उसको पढ़ेंगे, उसके अर्थ निकालेंगे, तो कविता अपना अर्थ खो नहीं देगी? नहीं, मैं ये ऐसा नहीं है कि उदाहरण के लिए नाच कविता को मैंने रूपक के तौर पर पढ़ा। हाँ, मैं इस बात पर आने के पहले थोड़ा स्पष्ट एक चीज़ करना चाहता हूँ। मेरे आलोचनात्मक अप्रोच में या दृष्टिकोण में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती है, वो ये है, यानी जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ, और चूँकि ये बहुत की है, मुख्य मुद्दा है, इसलिए मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी कृति के कंटेंट में जो बातें होती हैं उसका फॉर्म उससे प्रभावित होता है। यानी कविता में जो कहा जा रहा है वही कविता भी कह रही होती है।
ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नाच कविता है। नाच कविता में ये रूपक मैं रूपक की तरह मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये अज्ञे का ही अपना रूपक है। वो तो मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही थी। हाँ, मतलब वो तो जो तनी हुई रस्सी पे चलता है, वो करिश्मे दिखाने वाला, उसका रूपक है वो। तो मैंने सिर्फ इतना किया है कि वो जो नाच जिस शब्द को का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह मैंने कविता रख दिया, और फिर ये देखने की कोशिश की कि कैसे अज्ञे जो कहना चाह रहे हैं ये कविता दरअसल उससे विपरीत कहने की कोशिश कर रही है। तो ये देखने की कोशिश कि किसी कृति का जो कथ्य है वो कैसे उसके शिल्प को ऑब्सेस कर लेता है, कैसे उसके शिल्प को आविष्ट कर लेता है, ये समझने की कोशिश उसमें है। और नाच के बरक्स मैंने कविता को रखकर उस कंट्राडिक्शन को पकड़ने की कोशिश की है जो अज्ञे और अज्ञे की कविता के बीच में है, अज्ञे की इंटेंशन और अज्ञे की कविता के इंटेंशन के बीच में है। ऐसे ही चूँकि कविताओं की ही बात चल रही है तो पहले इस पोर्शन को ख़त्म कर लेते हैं। कविता का व्योम और व्योम की कविता, यानी कविता का स्पेस और स्पेस में कविता या स्पेस की कविता आदि आदि, ये मतलब अगर इसमें पूरे लूँ तो इसमें 7वें दशक के बाद के तमाम कविताओं और कवियों पर आलोचनात्मक निबंध आपके हैं। इसमें एक शब्द आया काल की कविता। काल की कविता क्या होती है मदन जी? हालांकि मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों तक की बात पहुँचे। दरअसल उसको बहुत ही कम शब्दों में बयान कर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने मुक्तिबोध की कविता विशेष रूप से जो अंधेरे में है उसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो उसका काव्य नायक है वो पारंपरिक जो वो है, क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी है, वो मेरा अपना आकलन ये था कि हिंदी की जो पारंपरिक कविता रही है उसकी ट्रेजेक्टरी टाइम में रही है, यानी वो टाइम में चलती है और टाइम के मेटाफर्स ही गढ़ती है। अर्थालंकार, दो तरह के अलंकार माने जाते हैं, एक अर्थालंकार एक शब्दालंकार। ये अकारण नहीं है कि कविता पर अर्थालंकार का बहुत प्रभाव रहा और अर्थालंकारों की ही मदद से वो ज़्यादातर आगे बढ़ी है। लेकिन मुझे ये लगा, ख़ास तौर से उस समय जब मैंने विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा और कुछ और अन्य कवियों को पढ़ा, जैसे उदयन वाजपेयी की कविता पढ़ी जिस पर काफ़ी विस्तार से उसमें लिखा हुआ है मैंने, तो मुझे लगा कि ये दरअसल वो जो ट्रेजेक्टरी है, वो जो प्रक्षेप पथ है टाइम का, उससे माइग्रेट करके ये जो स्पेस का प्रक्षेप पथ है उसमें आ रही है। और उसका जो विन्यास है वो ऐसा होने की बजाय, वर्टिकल होने की बजाय, कविता का विन्यास जो है वो अनुलंब होने की बजाय क्षैतिज शक्ल ले रहा है। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने, और अलंकार शास्त्र को विशेष रूप से दिमाग में रखते हुए ये स्थापना करने की कोशिश की थी। तो इस लिहाज से देखें तो महाभारत या मानस काल की कविता हुई? बिल्कुल काल की कविताएं हैं ये अलग बात है कि ये इस तरह के डिवीज़न, आज मैं खुद इतने वर्षों बाद इस तरह के जो विभाजन हैं काल और देश या व्योम और स्पेस और टाइम, या शब्द और अर्थ, या अर्थालंकार और शब्दालंकार, या इस तरह की जो भी बाइनरीज हैं, इनमें मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहा। उत्तरोत्तर मैं इनसे ऊपर उठता गया हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जीवन में उतर के देखते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि ये जो कोटियाँ हैं, ये जो बाइनरीज हम बनाते हैं, ये दुनिया को और मानव अस्तित्व को समझने की, या कहना चाहिए अस्तित्व मात्र को समझने की हमारी सुविधा के लिए बनाई गई कोटियाँ हैं। ये दरअसल ऐसा होता नहीं है। कोई कविता विशुद्ध रूप से टाइम की कविता नहीं हो सकती, आज मैं ये बात कहूँगा, और कोई कविता विशुद्ध रूप से स्पेस की कविता नहीं हो सकती। वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में अंतर्ग्रथित होते हैं। तो ये जो अंतर्ग्रथन है ये हर द्वैत के साथ होता है, हर द्वैत में होता है, चाहे वो शब्द और अर्थ का द्वैत हो, चाहे वो साहित्य और
राजनीति का द्वैत हो, मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई स्थिति जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, विशुद्ध है, बल्कि उनमें एक दूसरे के साथ एक तरह की संकरता होती है, एक तरह की हाइब्रिडिटी उसमें होती है। इसे प्रासंगिकता से जोड़कर भी देख सकते हैं। कैसे? मतलब कोई अपने समय में कविता प्रासंगिक रही होगी, आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जब आप टाइम और स्पेस की बात कर रहे हैं तो शायद वो कविता वहाँ से निकल के आज के समय तक आ रही है, तो उस हिसाब से भी इसको समझा जा सकता है। ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन प्रासंगिकता का जो विचार है दरअसल वो तात्कालिकता से जुड़ा हुआ है। हाँ। यानी आप कोई ऐसी बात कहें जो आज के प्रसंग में सही हो, लेकिन आप जब महाभारत का आप जिक्र कर रहे थे या रामायण का जिक्र करें तो इनमें जो मूल्य निकल के सामने आते हैं, इनमें जो दृष्टियाँ निकल के सामने आती हैं, वे एक तरह से कहना चाहिए कि कालातीत और देशातीत हैं। वे उनमें एक तरह की सार्वकालिकता है, सार्वभौमिकता है, वो हर समय प्रासंगिक बनी रहती हैं। इसीलिए आज हम महाभारत को पढ़ते हैं और उसमें से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये जो स्थिति है ये तभी आती है जब आप अपनी समकालीनता की चहार दीवारी से, ये शब्द रमेश चंद्र शाह का है, जब आप समकालीनता की चहार दीवारी से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं और ऐसी चीज़ों का उपक्रम करते हैं जो अधिक टिकाऊ, अधिक कालातीत हैं। इस कविता का व्योम में इस बात को भी मैंने उठाने की कोशिश की है और कमलेश की कविता को विशेष रूप से इसी संदर्भ में मैंने देखा है। ऐसा क्यों होता है कि साहित्य को छोड़कर कलाओं की किसी भी विधा में प्रासंगिकता का प्रश्न नहीं है, सार्थकता का प्रश्न नहीं है, और ये साहित्य में ही है? यस, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस विडंबना का बहुत गहरा संबंध है भाषा से। आप देखिए कि जिस माध्यम में संगीत है वो माध्यम विशुद्ध संगीत का माध्यम है, उसका उपयोग और कहीं नहीं किया जाता। मतलब आप ऐसा नहीं है कि स्वरों से और कोई काम में ले रहे हों संगीत के अलावा, है ना। ये अलग बात है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो स्वरों में स्वरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो स्वरों का उस तरह का इस्तेमाल नहीं है, जैसे उस तरह का क्रिएटिव इस्तेमाल नहीं है जैसा कि संगीत में होता है, जिसमें कि अब बाकायदा कोटियाँ बनी हुई हैं कि ये 7 स्वर हैं और ये उनके कॉम्बिनेशंस हैं वगैरह वगैरह। चित्रकला है, चित्रकला में जिस मटेरियल से चित्रकला बनती है, वो जो सामग्री है, जो साधन है उसका, वो साधन हमारे जीवन में अन्यत्र कहीं उपयोग में नहीं आता। साहित्य लेकिन ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ उपयोग में आती है वो है भाषा। ये वही वस्तु है भाषा, वही माध्यम है भाषा, जिसमें हम राजनीति भी करते हैं, जिसमें हम गालियाँ भी देते हैं, जिसमें हम प्रेम भी करते हैं, जिसमें हम अपना रोज़मर्रा व्यवहार करते हैं, जिसमें हम सब तरह की सांसारिकताओं और उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक भ्रम क्रिएट होता है कि जिस भाषा में ये सब हो रहा हो, जिस भाषा में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही हो, उस भाषा में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसकी लिखी कविता में भी वो चीज़ें आ जाएं। इसीलिए उसकी प्रासंगिकता बनती है, क्योंकि प्रासंगिकता का मतलब ही ये है कि आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो आज के समय में या किसी समय विशेष में वो बाकी जो अन्य संदर्भ हैं साहित्य से बाहर के, उनके साथ वो जुड़ रही हो। अगर मान लीजिए कि आप आज की स्थिति में आपको ये भय लगता है कि देश जो है वो फासिज्म की ओर जा रहा है, मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होता है, तो आपकी कविता में भी ये संवेग प्रकट होना चाहिए। ये प्रासंगिकता है। ये बहुत यानी प्रासंगिकता और सार्थकता ये दोनों शुद्ध साहित्यिक मसले हैं। बिल्कुल, इसका और किसी से कोई आप देखिए ना, मालकों सुन रहे हैं, इसकी क्या प्रासंगिकता है ना। यहाँ तक कि ये जो कहा जाता है, लेकिन राग में या फिर शास्त्रीय संगीत में जब हम बात करते हैं, या उसी में अगर हम लाइट क्लासिकल म्यूज़िक ले लें तो उसमें हम पद वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो भक्ति काल में है, तब हम प्रासंगिकता की बात नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि संगीत में जिन पदों का इस्तेमाल होता है उनका कोई अर्थ नहीं होता है। आप ये जानते होंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जिन कविताओं का और पदों का इस्तेमाल किया जाता है वो निकृष्टतम कविताएं होती हैं। मतलब लगभग उनका कोई अर्थ नहीं है, वो कोई बहुत महत्व नहीं है, और वो निमित्त मात्र हैं। यानी स्वरों को लगाने के लिए आपको कुछ शब्दों का सहारा चाहिए,
तो वो शब्दों का सहारा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ध्रुपद। ध्रुपद में कोई सहारा नहीं लिया जाता। ध्रुपद के आलाप में जब धमाल ध्रुपद होने लगता है, तब वो जब पखावज के साथ बजने लगता है, तब की बात अलग है। लेकिन जो मूल आलाप है उसमें नोम तोम करते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए संगीत में जिन पदों का इस्तेमाल हो रहा है वो पद संगीत में कोई योगदान नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि वे एक सहारा देते हैं गाने वाले को। ये जो सेमी क्लासिकल की बात है, ठुमरी दादरा वगैरह, उसमें होता है, उसमें निश्चय ही होता है। और उसकी परंपरा बिल्कुल दूसरी रही है। वो दूसरे तरह के उद्देश्यों के लिए भी वो संगीत रचा जाता था। वो प्योर संगीत नहीं है। चलिए थोड़ा प्रेम की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि प्रेम कविताओं पर या प्रेम की कविताओं पर आपने बाकायदा संपादन भी किया है और इस एक लेख भी है। जब प्रेम की हम बात कर रहे होते हैं या कविताओं में प्रेम की बात कर रहे होते हैं, तो क्या वो प्रेम वाकई में वही प्रेम होता है जो हम करते हैं, या प्रेम की केवल आभा होती है, कोहरा होता है? जो मैंने कहने की कोशिश की है, अगर मैं उसी को दोहराऊं तो मेरा ये कहना है कि कविता में कोई प्रेम नहीं होता। कविता में दरअसल सिवा कविता के और कुछ नहीं होता। अब ये बात बहुत ही एब्सर्ड सी है कि सिवा कविता के और कुछ नहीं होता, तो मतलब ही क्या है कविता का। लेकिन यही उसका मतलब है। वो एक ऐसी चीज़ है जो अलग से है इस दुनिया में। जैसे प्रेम है वैसे कविता भी है। आप कविता पढ़ते हैं, कविता लिखते हैं, ये एक स्वतंत्र स्वायत्त कर्म है। प्रश्न ये है कि प्रेम कविता जैसी चीज़ क्या होती है फिर? तो ये भ्रम हमें इसलिए होता है कि जिस कविता को प्रेम कविता के रूप में, अच्छी प्रेम कविता के रूप में हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो प्रेम के संदर्भ हैं, जो हमारे लौकिक जीवन में प्रेम के संदर्भ हैं, या जो भी घटनाएं घटती हैं प्रेम, वो सारी की सारी चीज़ें उस कविता में उदाहरण के मतलब उस सारी की सारी चीज़ें उस कविता में आ गई हैं। लेकिन वो कविता किसी तरह का प्रेम नहीं जगा रही है, किसी तरह की प्रेम को ट्रांसलेट नहीं कर रही है। कि ऐसा नहीं है कि प्रेम की अनुभूति को कविता की अनुभूति में अनुदित कर लिया गया हो। प्रेम और कविता दोनों के बीच में एक बहुत ही द्वंद्वात्मक संबंध है। ये भी मैंने कहने की कोशिश की है और ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे कविता में शब्द और अर्थ के बीच प्रेम होता है। वो प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्रेम नहीं होता है जो कविता बनाता है, वो शब्द और अर्थ के बीच का प्रेम होता है। और वो सारे पैच, वो सारे खम जो प्रेम में हैं, वो सब शब्द और अर्थ के संबंधों में भी हो सकते हैं। यानी प्रेम पर बात नहीं होती, प्रेम की तस्वीर पर बात होती है। एग्जैक्टली। वो प्रेम नहीं है प्रेम कविता में। यानी प्रेम और कविता के बीच में प्रेम नहीं हो सकता। नहीं। यही मैंने कहने की कोशिश की है। और ये भी कहने की कोशिश की है कि अगर वो हो सकता है तो किस रूप में हो सकता है, उनकी किस तरह की कविताएं उसके उदाहरण हो सकती हैं। तो पढ़ा जाए कांपती सतह पर और कविता कवियों और व्योम की कविता, इन दोनों में बाकायदा कविताएं हैं। कविता पर आलोचनात्मक निबंध है। मदन जी, अगर इसी हिसाब से अगर देखें, प्रेम को अगर अभी मैं किनारे कर भी दूं, तो मनुष्यत्व या मानसिकता किस विधा में सबसे ज़्यादा उभर कर आती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इस पर आऊँ, लेकिन मैं जो पहले बात कर रहा था उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वो थोड़ी स्पष्ट हो जाए। क्योंकि ये जो आपने सवाल किया था प्रेम और प्रेम कविता के बीच का, इसके लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करके बात ख़त्म कर देता हूँ। वो ये है कि जिस तरह से शास्त्रीय संगीत में बंदिश एक सहारा भर होती है, एक माध्यम भर होती है, उसी तरह से प्रेम कविता में प्रेम की स्थिति है। यानी प्रेम कविता में प्रेम एक बंदिश से ज़्यादा, अगर हम कविता को संगीत मान लें तो प्रेम कविता में प्रेम उस संगीत की बंदिश से ज़्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन उसे गाकर प्रेम तक पहुंचा तो जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी प्रेमी प्रेम करते हुए अगर आप कविता याद आ रही है, या अगर आप कवि आ रहे हैं, कवितामय हो रहे हैं, तो ये आपकी प्रेमिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। प्रेमिका ये चाहेगी कि आप उससे प्रेम करें, कविता से प्रेम न करें। यही कविता भी चाहती है कि जब आप कविता के भीतर हैं
तो वो आपसे समूचा आपका अपनत्व, समूचा अपनत्व मांगती है। जैसे प्रेम आपका समूचा अपनत्व मांगता है। आपको अपने आप को संपूर्णतः दे देना होता है, और वो एक तरह से आपका वध करता है वो प्रेम, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको निचोड़ के बाकी सांसारिकता से आपको अलग कर देता है। तो ये जो बंदिश वाला आइडिया है, इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि प्रेम कविता में प्रेम शास्त्रीय संगीत में बंदिश की तरह है। इसीलिए प्रेम की सबसे अच्छी कविताएं वो हैं जिसमें बिछोह ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। हाँ, सबसे ज़्यादा। और वो एक तरह से कहना चाहिए कि प्रेम कविता के नाम जो कालिदास के ज़माने से हम देखते आ रहे हैं, और ये कहा जाता है कि जब रामायण लिखी गई वाल्मीकि ने, तो वो भी बिछोह की ही प्रक्रिया में लिखी गई थी। जब दो क्रौंच पक्षी मैथुन कर रहे थे और उसके साथी को मार दिया जाता है, तो दूसरे का जो चीत्कार है वही श्लोक में बदल जाता है, शोक जो है वो श्लोक में बदल गया। तो ये जो बिछोह है, प्रेम कविता वाले इस निबंध में मैंने इसका भी जिक्र किया है, इस पूरे मेटाफर को भी खोला है। उसमें प्लेटो वगैरह का भी जिक्र है, ग्रीक उसका माइथोलॉजी का। अब आपके सवाल पर आऊँ मैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है, या उसी तर्क से मानसिकता जो है, मानस जो है, और उसी तर्क से संसार या सांसारिकता जो है, वो सबसे ज़्यादा उपन्यास की विधा में आती है। कविता सबसे ज़्यादा, पता है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत करती है? भाषा से। कविता नहीं चाहती कि वो भाषा के बंधन में बंधे, लेकिन उसकी त्रासदी ये है कि बिना उसमें उसके बंधन में बंधे वो संभव नहीं है। सही बात है। उसको तो ये कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जिसे करना आपके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, लेकिन जिसे आप अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी बाधा भी मान रहे हैं। कविता का भाषा के साथ वो संबंध है। भाषा के साथ यह संबंध होने का मतलब संसार के साथ भी वो संबंध है, क्योंकि भाषा जो है वो संसार को रिप्रेजेंट कर रही होती है, संसार का निरूपण कर रही होती है, संसार का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। तो कविता हमेशा भाषा से मुक्ति पाना चाहती है। एक निबंध अभी मैंने हाल ही में शिरीष की कविता पे लिखा था, जिसमें मैंने इस विचार को काफ़ी विस्तार से समेटने की कोशिश की है कि किस तरह से भाषा किस तरह से कविता भाषा में कुछ इस तरह रहती है जैसे कोई दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी या किसी दूसरी संस्कृति से आए हुए व्यक्ति किसी एक संस्कृति के भीतर रहते हैं, उसकी नागरिकता नहीं स्वीकार करना चाहते, उसके हिसाब से नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन तब भी वो वहाँ से हटते नहीं हैं, वहीं बने रहना चाहते हैं। और ये जो इसमें अपेक्षा ये की जाती है कि सिस्टम इतना सहिष्णु हो कि ऐसे लोगों के लिए भी जगह दे जो कि इस संस्कृति के नहीं है। तो भाषा में कविता एक अतिथि की तरह रहती है, एक ऐसी अतिथि की तरह जो चाहती है कि भाषा के पूरे विधान को बदल दे। भाषा जो संसार को रिप्रेजेंट कर रही है उस रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दे वो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती है, क्योंकि जैसे ही आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कविता में जितना ध्वनित होता है उससे बाहर भी उतना ही ध्वनित होता है। तो ये जो लिंक है कविता को संसार से जोड़ने वाला, ये इस लिंक से कविता बहुत बेचैन और उद्विग्न रहती है। उपन्यास के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्या उपन्यास की महत्ता भारतीय समाज या संस्कृति में वैसी है जैसी पश्चिम में हमको दिखलाई पड़ती है? महत्ता का अगर आप सवाल उठाते हैं तो ये देखिए, आपके पिछले 30-40 साल, यूँ तो कहना चाहिए कि जब से खड़ी बोली गद्य की शुरुआत हुई तभी से, लेकिन उत्तरोत्तर उपन्यासों की लेखन की ओर काफ़ी लोग रुझान बढ़ा है। बहुत ज़्यादा लोग उपन्यास लिख रहे हैं, तो उपन्यास महत्वपूर्ण लगता होगा, ये उसकी वो है। लेकिन पश्चिम ने उपन्यास को जिस तरह साधा है, हिंदी में उपन्यास की वैसी साधना नहीं हुई। ये मैंने उपन्यास पर एक विस्तृत निबंध जो इसमें मेरी विक्षेप नाम की पुस्तक है उसमें भी है, और कांपती सतह पर में भी है। हाँ, मैंने वहीं से सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उपन्यास जितनी चीज़ों की मांग करता है,
वो धर्म लौकिकता की मांग करता है, अहलौकिकता की, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। वो स्वतंत्रता की मांग करता है, वो व्यक्तिनिष्ठता की, वैयक्तिकता की मांग करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, तमाम तरह की राजनीतिक सामाजिक सजगताओं की बात करता है। मनुष्य के जितने भी आयाम हैं और मनुष्यतर के नहीं, जिनके लिए मनुष्य के जितने भी कर्म हैं, जिनके लिए वो उत्तरदायी हैं, वो सब जितनी बारीकी से और जितनी गहराई से पश्चिम के उपन्यास ने पकड़ा है इन सब चीज़ों को। यानी कुल मिला के ये कहना चाहिए कि मनुष्य के विविध आयामों को, उसके संकल्पों को, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी विफलताओं को, उसके पापों को, उसके पुण्यों को, उसकी शरारतों को, उसके तमाम जितने भी पक्ष हो सकते हैं मनुष्य के, उनको जितना पश्चिम के उपन्यास ने जितना गहराई से और जितनी बारीकी से पकड़ा है, हिंदुस्तान में वैसा हुआ नहीं। इसलिए वहाँ चलता भी तो है कि उपन्यास की संतानें हैं, उपन्यास का समाज ही यूरोप का समाज है। ये नहीं चलता यूरोप का समाज ही उपन्यास का समाज है। ये नोवेलिस्ट का कहना था, जिसको मिलान कुंदेरा ने उद्धृत किया है। तो मैं यही कहने की कोशिश मेरी है कि हिंदुस्तान में, हिंदी में उपन्यास, हिंदुस्तान की बात मैंने इसलिए नहीं करता कि मैं दूसरी भाषाओं के उपन्यास मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैंने उनको ओरिजिनल में नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उनके बारे में उस तरह से बात नहीं कर सकता और तो अपने आप को अधिकारी नहीं मानता हूँ। थोड़ा बहुत जो अधिकार पूर्वक मैं बात कर सकता हूँ वो हिंदी के संदर्भ में, हिंदी के उपन्यासों के संदर्भ में कर सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो बुनियादी तौर पर जो आधुनिकता के साथ हमारा जो संबंध बना है, जो बहुत विचित्र किस्म का है, जिसकी हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि ना तो हम पूरी तरह से परंपरा के साथ हैं और ना पूरी तरह से आधुनिक हो पाए हैं। और ये जो खिंचाव बना हुआ है, इस खिंचाव ने हमें एक नकली आधुनिकता में रहने के लिए विवश किया है। और वो जो नकली आधुनिकता में हमारा आवास है, उसका सबसे अच्छा दस्तावेज हमारा हिंदी का उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास पर ही, उपन्यासकार पर ही आ रहा हूँ। एक हिंदी के बड़े कहानीकार, बड़े उपन्यासकार, जिनके बारे में आपने एक लेख लिखा भी है, प्रेमचंद। प्रेमचंद को पढ़ने की कई सारी दृष्टियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं, जिसमें एक मार्क्सवादी दृष्टि है, जिसमें शोषक और शोषित और पूंजीवादी ये सब की बात होती है। दूसरा शाही, जब शाही कहते हैं कि समाज नहीं व्यक्ति का उपन्यास है, यानी केवल होरी की कथा है, किसान की कथा नहीं है। जब हाथ कांप रहा है होरी का, तो होरी का कांप रहा है, बेटी देते हुए, रिश्वत दे लेते हुए, या जो भी है। समाज का नहीं कांप रहा था, सारे किसानों का हाथ नहीं कांप सकता है, वो होरी का कांप रहा था। निर्बल वर्मा इसलिए उसको कहते हैं व्यक्ति का उपन्यास है, जब वो कहानी पढ़ रहे होते हैं, कहानी में जब कहते हैं कि घिसू और माधव है, या बाकी कहानियों पर आते हैं कि जब तक नियमों से हटकर कोई व्यक्ति कोई इस तरह का कार्य नहीं करेगा जो नियमों में बंधा नहीं है, तब तक वो व्यक्ति के तौर पर स्थापित नहीं होगा। ये 3 दृष्टियाँ आमतौर पर चलती हैं। आपको लगता है कि जो मार्क्सवादी दृष्टि है इस उपन्यास को या प्रेमचंद को समझने की, उसने प्रेमचंद का हित या अहित किया है? देखिए, मैं मार्क्सवादी दृष्टि को गलत या बुरा नहीं मानता। साहित्य को पढ़ने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं, उनमें एक वो ढंग भी हो सकता है जिसको आप मार्क्सवादी कह रहे हैं। मेरी आपत्ति तब होती है जब आप साहित्य के अंदर अंतर्निहित मार्क्सवाद खोजने की, साहित्य के अंदर अंतर्निहित वो सारी चीज़ें खोजने की जिनकी मार्क्स बात कर रहे हैं, कि बजाय समाज के अंदर की चीज़ों के प्रतिबिंब के रूप में साहित्य को देखने की कोशिश करते हैं। हम क्यों नहीं भारतीय समाज को प्रेमचंद के उपन्यासों, कहानियों के मापदंड से समझते हैं? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि भारतीय समाज के मापदंड प्रेमचंद की कहानियों पर लागू करके उनकी कहानियों को समझा जाए? आप समझ रहे हैं ना, मैं बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपने आप में कोई बहुत गलत चीज़ है ऐसा मैं नहीं मानता, नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, और ये थोड़ी छोटे मुँह बड़ी बात लगे शायद, वो ये है कि प्रेमचंद का मार्क्सवादी अकेले प्रेमचंद का ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य में किसी भी बड़े लेखक का, किसी भी महत्वपूर्ण लेखक का
सच्चा मार्क्सवादी ढंग का मूल्यांकन, जैसा कि हम टेरी ईगल्टन के यहाँ उदाहरण के लिए होता देखते हैं, जैसे हम बेंजामिन के यहाँ देखते हैं, ऐसा कोई उदाहरण हिंदी में मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना है, इसमें मुझे बहुत गहरा संदेह है। उसने प्रेमचंद का हित अहित, प्रेमचंद का अहित किया है प्रेमचंद को न पढ़ने की प्रक्रिया ने। हम बहुत दावा करते हैं, प्रेमचंद को उन लोगों ने ज़रूर पढ़ा है जो साहित्यकार नहीं हैं और वो बहुत लोकप्रिय हैं उनके बीच में, और उनमें वो तत्व हैं भी जो लोग उनको लोकप्रिय बनाते हैं। बहुत गहरी पकड़ है उनको मनुष्य की त्रासदियों की, निसंदेह। लेकिन हमारे जो लेखक हैं, जो आलोचक हैं, उन्होंने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा। वो कुछ और पढ़ के आते हैं और प्रेमचंद पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, निर्मल वर्मा ने जब, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कफन कहानी पर जब उन्होंने विचार किया, निर्मल वर्मा मार्क्सवादी नहीं थे। निर्मल वर्मा ने किस इंसाइटफुल ढंग से, किस अंतर्दृष्टिपूर्ण ढंग से उस कहानी को पढ़ा कि वो कहते हैं कि उसमें वो विस्फोट होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है। जब घीसू माधव वो कफन के लिए एकत्र की गई धन से शराब खरीदते हैं और कुल्हड़ एक दूसरे के से टकरा के और अपने मुंह में लगाते हैं, तब व्यक्ति का जन्म होता है। ये जो निहिलिज्म है, ये जो नियमों को तोड़ के बाहर निकल आने का, ये उसको व्यक्ति का जन्म कहते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसकी उम्मीद मैं उपन्यास में करता हूँ। ये व्यक्ति प्रेमचंद के उपन्यासों में, शाही जी भले कहते हों, लेकिन ये व्यक्ति प्रेमचंद के उपन्यासों में नहीं दिखता। वो तब भी एक समुदाय को या एक किसान जीवन को का प्रतिनिधित्व करते ज़्यादा लगते हैं, जातीय जीवन का प्रतिनिधित्व करते ज़्यादा लगते हैं। इसमें कोई गलत बात है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि प्रेमचंद के यहाँ के उपन्यासों में विशेष रूप से वो घटना घटित हो सकी है जो उनकी कफन कहानी में हुई है। उनके उपन्यास सामुदायिक भावना के, सामुदायिक प्रतिनिधित्व के, किसान जीवन के प्रतिनिधित्व के उपन्यास ही हैं। या किसान जीवन से मतलब केवल खेती किसानी करने वालों से नहीं है, उस पूरी संस्कृति से है जो किसान संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसके ही वे बुनियादी तौर पर लेखक हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके अनुवाद की तरफ भी आना चाह रहा हूँ, अनुवाद पे बात करना चाहूँगी। 2 अनुवाद कमाल के हैं। मतलब पहली बात तो ये, ख़ास तौर पर युवाल नोआ हरारी का जो सेपियंस का अनुवाद है, हिंदी में इस तरह के अनुवाद बहुत कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। और ये तो मतलब आपने करके एक तरीके से पढ़ने के लिए, अपनी पूरी मानव जाति के इतिहास को समझने के लिए इतनी सहूलियत दे दी है, वो भी ऐसी भाषा में कि लगता है कि हम हिंदी का ही एक किताब पढ़ रहे हैं। अनुवाद इतना तेज़ी से कैसे कर लेते हैं? पहला सवाल तो मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में ये मकतूब आ गया है पाउलो कोएल्हो का, एकदम हाल ही में आई है। ये आप देख सकते हैं पाउलो कोएल्हो का, और ये द अल्केमिस्ट की सहायक पुस्तक के तौर पर इसको कहा जा रहा है। ये भी आ गया, कुछ और आने वाले हैं। इतना तेज़ी से अनुवाद कैसे हो जाता है? ये दिलचस्प है थोड़ा सा कि मैंने अंग्रेज़ी का अध्ययन नहीं किया, अंग्रेज़ी साहित्य नहीं पढ़ा। मैंने कुल मिला के BA तक की पढ़ाई की है, उसमें अंग्रेज़ी विषय नहीं था मेरा। वो हायर सेकेंडरी में जो उस तरह के विषय होते हैं ना जिनमें पास होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, और तो उस तरह के ऑप्शनल टाइप के सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत पढ़ी थी। मैं अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानता था। जब मैं भोपाल आया और यहाँ पर जब मैंने यहाँ के लेखकों के पुस्तकालय देखे और उन पुस्तकालयों में अंग्रेजी की अटी हुई किताबें देखी और उनको आपस में बातचीत करते हुए सुना, तो मुझे ये लगा कि इस भाषा को न जानना दुनिया के बहुत बड़े खजाने से अपने आप को वंचित कर लेना है। तो मैंने धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना, बिना अंग्रेजी जाने पढ़ना शुरू किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे अनुवाद की तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि मैं आपकी कृपा है, लेकिन ये मेरा बैकग्राउंड है अंग्रेज़ी का। मैंने अंग्रेजी से ही अनुवाद किए हैं और अब तो मेरे ख्याल से उन अनुवादों की, अनुवादित किताबों की संख्या 30 से अधिक है। तो अभी मैं जैसे उदाहरण के लिए नॉर्वेजियन वुड, हारुकी मुराकामी का उपन्यास कर रहा हूँ। अच्छा। और हरारी की अभी एक लेटेस्ट किताब आई है जिसका नाम है नेक्सस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम
स्टोन एज टू। हरारी के आप ऑथराइज अनुवादक हो गए हैं क्या? एक्चुअली मैंने जिनकी 4 किताबों के अनुवाद मैंने मेरे हाथ से हो गए संयोग से। 3 किताबों के मैंने पहले किए, होमो डेयस, होमो सेपियंस और 12 लेसन्स टू 21st सेंचुरी, और अब जो 4थी किताब आई उसका भी मैं कर रहा हूँ। तो एक तरह से कहना चाहिए कि हिंदी में हरारी के अनुवाद का मैं भी हूँ। खैर, तो अनुवाद करने का जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ था, अब तो मैं थोड़े उसको कहना चाहिए कि एक रोज़गार की तरह भी अपना के करता हूँ। लेकिन जितनी ईमानदारी के साथ कोई भी रोज़गार करना चाहिए इंसान को, जितनी ईमानदारी के साथ मैं लिखता हूँ उतनी ही ईमानदारी मैं अनुवाद में ही बरतता हूँ। एक और भी कोशिश मैं करता हूँ, और वो ये है कि मेरा लेखन ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों को जटिल लगता है। उनको लगता है कि इनकम्प्रीहेंसिबल है, समझ में नहीं आता है वगैरह। तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि ये जो इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी है, ये जो ना समझ में आने वाला तत्व है, ये मेरे अनुवादों में ना आना पाए। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि वो जितने अधिक से अधिक सुपाठ्य बन सकें उतने बने। और इसके लिए क्या गूगल ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं, किसी ऐप का या किसी चीज़ का? किसी चीज़ का कोई, क्योंकि इसमें तो आपका बैकग्राउंड अंग्रेज़ी का है, एंथ्रोपोलॉजी और तमाम बाकी विधाओं का या साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो सेपियंस में जब आप अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स आते हैं, साइंस के टर्म्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आते हैं। किस तरीके से उनका अनुवाद आपने किया होगा? वो बहुत सारे तो डिक्शनरी में मिल जाते हैं, और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों के बारे में मिल जाती है आपको जानकारी। तो आप समझ लेते हैं कि दरअसल आइडिया क्या है। शब्द की जगह शब्द ही रखना होता है आपको। जैसे मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी शब्द है, तो उसके लिए प्रौद्योगिकी शब्द चलन में है, तो आपने रख दिया प्रौद्योगिकी शब्द। लेकिन टेक्नोलॉजी का आइडिया क्या है, ये आप जाके इंटरनेट पर देख सकते हैं या आप किताबों में पढ़ सकते हैं। जो नहीं पता उसके बारे में पहले आप प्रॉपरली स्टडी करते हैं उसके बाद में। हाँ। इसी तरीके से क्या फिक्शन और नॉन फिक्शन 2 तरीके के अनुवाद आपने किए हैं? द नेम ऑफ द रोज़, खाली नाम गुलाब का आप ही का अनुवाद है वो भी, और हरारी का अगर मैं ले लूँ तो ये भी आप ही का है। फिक्शन नॉन फिक्शन 2 तरीके के उपन्यास है, 2 तरीके के अनुवाद हैं। इन दोनों में किस तरीके की मुश्किलात आती हैं और कहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा कठिनाई या ज़्यादा फ्रीडम मिलती है? स्वाभाविक ही जो क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें फिक्शन आप कह रहे हैं, फिक्शन, कुछ कविताओं के भी अनुवाद मैंने किए हैं, कहानियों के भी किए हैं, पर ये जो फिक्शन है उसको करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है नॉन फिक्शन की तुलना में। क्योंकि वो वैचारिक लेखन नहीं है नॉन फिक्शन। फिक्शन जो है वो भावनाओं का लेखन है। तो आप उसमें केवल इतना नहीं कर सकते कि जो वाक्य लिखा हुआ उसको आपने उसका उल्था कर दिया हिंदी में अंग्रेजी से, बल्कि आपको जो ओरिजिनल ध्वनि है उसकी किसी विवरण की, किसी ब्यौरे की या किसी संवाद की, उस मूल ध्वनि को आपको पकड़ने की कोशिश करना पड़ती है। और इसलिए उसमें ज़्यादा कठिनाई आती है, क्योंकि उपन्यास का अनुवाद करना मतलब उपन्यास लिखना तो नहीं है, लेकिन एक क्रिएटिव काम है, अधिक क्रिएटिव काम है, बजाय किसी एंथ्रोपोलॉजिकल किताब के या हरारी की किताब के अनुवाद की। ये सरल नहीं है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा कठिन पैराग्राफ हो रहा है तो बहुत जगह पर ऐसा होता है वो पैराग्राफ ही काट दिया रहता है, कई लोग बना देते हैं? ऐसा मैं कभी नहीं करता। मैं ये कर सकता हूँ कि उसकी जगह अंग्रेजी शब्द ही लिख दूँ, अच्छा, या अनुवाद करना बंद कर दूँ, उसको छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। और आमतौर पर भाव पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, शब्दों पर उतना जोर नहीं होता है। मतलब जिसको कहते हैं ना मक्खी की जगह मक्खी बिठालना, वो नहीं। आपको एक सेंस समझना पड़ता है कि क्या कहा जा रहा है, फिर उसको आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बांधते हैं। बहुत सारे लोग अनुवादक के तौर पर अपनी पहचान छिपाते हैं मदन जी, क्योंकि हमारे यहाँ अनुवादक के काम को थोड़ा सा 2 दर्जे का माना जाता है। पश्चिम में ऐसा नहीं है। मैं आज ही बात कर रहा था तो पता लगा निर्मल वर्मा अपनी पहचान पश्चिम में जब अनुवाद कर रहे थे तो अनुवादक के तौर पर बताया करते थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा इज्जत के साथ उस चीज़ को देखा जाता है। आप बुकर प्राइज़ भी ले लें, उसमें भी ट्रांसलेटर को और ओरिजिनल राइटर को बराबर पुरस्कार की राशि बांटी जाती है। हमारे यहाँ ये सिस्टम अभी तक नहीं है। पैसा भी कम मिलता है, पहचान भी उस तरीके से मतलब बहुत अच्छी नहीं बताई जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, आपको भी ऐसा लगता है कि अनुवाद के काम में पैसा और जो तवज्जो है वो दोनों कम है?
पैसा तो खैर मिलना ही चाहिए, वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेट्स मतलब साहित्य अकादमी के भी रेट बहुत अच्छे नहीं हैं, जो हमारी सरकारी एजेंसी है। जो प्राइवेट प्रकाशक हैं वो तो और भी बहुत ही भयानक रूप से कम पैसे देते हैं। तो पैसा तो उसमें बढ़ना चाहिए, लेकिन ये पैसा तब बढ़ेगा जब वो चीज़ होगी जिसको आप तवज्जो कह रहे हैं। अनुवादक की इज्जत हमारे यहाँ बहुत दुर्भाग्य से नहीं है। इसी का नतीजा है कि हम जब हिंदी में आलोचना लिख रहे होते हैं या हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो हम कभी मराठी का, कन्नड़ का, तमिल का, तेलुगु का, मलयालम का, बंगला का, असमिया का कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे पास इन सारी भाषाओं से कोई बहुत बेहतर अनुवाद नहीं है। पश्चिम में जब हंगरी में बैठ के एक आलोचक आलोचना लिखता है तो सारे यूरोप के साहित्य को अपने साहित्य की तरह बरतते हुए उनके उदाहरण देता है और उनके बारे में बात करता है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम हिंदी के बारे में बात कर रहे होते तो हिंदी तक ही महदूद रहते हैं। किसी दूसरी भाषा में के बारे में कर रहे होते हैं तो उस तक महदूद रहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये अनुवाद के प्रति अवज्ञा की, अनुवाद के को कमतर मानने की जो हमारी जो मानसिकता है उसका नतीजा है। और इस मानसिकता को बनाने में हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं और जो प्रकाशन व्यवसाय है इसने बहुत बड़ी मदद की है। पश्चिम में अनुवादक की बहुत इज्जत होती है। अचानक से पता चला कि रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट का एक कोई नया अनुवाद आया है तो लोग पागलों की तरह उसको पढ़ने के लिए दौड़ते हैं, बावजूद इसके कि वो विशालकाय उपन्यास है। लेकिन एक नया अनुवाद आया है तो उसको पढ़ने की लोगों में ललक होती है। ये चीज़ हमारे यहाँ इसलिए नहीं होती है क्योंकि अनुवाद की कोई इज्जत नहीं है। और उसी बेइज्जती का या कम इज्जती का नतीजा ये है कि उसको लगभग कुछ पैसा नहीं मिलता। तो इसलिए अनुवाद करने में किसी की रुचि भी नहीं जाती। और अब तो लोग AI के थ्रू खूब अनुवाद कर रहे हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, पूरी कृति डाल देते हैं गूगल ट्रांसलेशन पे, उसको ठीक कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अनुवाद पढ़े हैं जो दुरूह हैं, उनको पढ़ना अपने आप में मतलब बहुत माथापच्ची वाला काम है। आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक बंद पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल ये तो है ही। अभी आपने कहा आपकी भाषा बहुत कठिन है, कई लोग ऐसा कहते हैं। ये समस्या मतलब इस शब्द को मैं प्रयोग तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भोपाल में जितने लेखक हैं उनके बारे में कहा जाता है भोपाल स्कूल के लेखक हैं, जिसमें अगर मैं राजेश जोशी और बाकी लोग को हटा दूं तो ये 5-6 आप हैं, ध्रुव जी हैं, उदयन जी हैं, आप समझ ही रहे हैं, है ना। अशोक वाजपेयी जी ने लिखा कि लांछित किया जाता है भोपाल स्कूल का कहकर, या रसवादी कलावादी कहकर हम लांछित किया जाता है। इस तरह की टर्म्स आप लगातार सुन ही रहे होंगे। कैसी प्रतिक्रिया रहती है जब इस तरह की कहा जाता है भोपाल स्कूल के लेखक हैं और सारे दुरूह हैं? ये जानकर आक्रांत करते हैं शब्दावलियों से, पश्चिमी लेखकों से और ऐसी कृतियों से जिनका भारतीय समाज से या तो संबंध नहीं है या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, ताकि अपना दबदबा कायम रख सके। ये तो बहुत ही कहना चाहिए कि निकृष्ट किस्म की कोशिश होगी अगर ऐसा कोई भी स्कूल या कोई भी लेखक कर रहा होता। ये तो बिल्कुल बात नहीं है। जहाँ तक भोपाल स्कूल है, इसको हम लोग बहुत ही मज़े में इसको सुनते हैं। स्कूल सारी दुनिया में रहे हैं और अकेले साहित्य में नहीं, वो चित्रकला की दुनिया में और तमाम दूसरी जगहों पर भी रहे हैं। स्कूल का मतलब ये होता है कि किसी खास आइडिया, किसी खास विचार नीति के इर्द गिर्द कुछ लोग एकत्र होते हैं। मान लीजिए कि चित्रकला में एक खास तरह का स्वप्न के जगत को लाने की, या बहुत ही यथार्थ से बिल्कुल यथार्थ को विस्मित कर देने वाली तोड़ फोड़ से लाने की कोशिश की गई। उसको मान लीजिए नाम दे दिया गया अति यथार्थवाद, सुररियलिज्म। तो उस सुररियलिज्म में जितने भी लोग हैं, चाहे वे कवि रहे हों चाहे चित्रकार रहे हों, वे सारे लोग जो हैं वो किन्हीं खास विचारों में, किन्हीं खास विचार नीतियों में साझा करते थे, जिसको भोपाल स्कूल कहा जाता है। इसमें विस्मय की बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि हम उसमें गिने जाने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें मैं हूँ, उदयन हैं, ध्रुव हैं, अशोक जी हैं, वागीश शुक्ल हैं, ये वो सारे लोग हैं भोपाल स्कूल के। वागीश जी का तो भोपाल से उस तरह का संबंध भी नहीं है। ये सारे वे लोग हैं भोपाल स्कूल के जिनका सबका लेखन बिल्कुल अलग है, जिनकी सबके विचार और विचार नीतियाँ बिल्कुल अलग हैं।
ये बात ज़रूर है कि किन्हीं ऐतिहासिक और भौगोलिक संयोगों के नाते हम 2-3 लोग जो हैं वो सागर के हैं, 4 लोग सागर के हैं, एक ही शहर से आए हैं। हम लोगों के बीच में बहुत ही आत्मीय मित्रता है, ये भी सच है। ये भी हालांकि सच है कि हम लोग कभी कभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और ये भी सच है कि समास हो, चाहे पूर्वग्रह हो, चाहे बाकी पत्रिका हो, सब एक दूसरे के बारे में ही छापते हैं। नहीं, एक दूसरे के बारे में नहीं छापते हैं, मतलब सब एक दूसरे के ही प्रिय कवि माने जाते हैं, या सब एक दूसरे को सबसे बड़ा आलोचक, सबसे बड़ा कवि कह देते हैं। पूर्वग्रह के 100वें अंक में हमने अंक के पिछले कवर पे उन लेखकों के नाम दिए थे जो पूर्वग्रह में छपते रहे हैं। उनकी संख्या 100 से अधिक है। उसमें कौन सा ऐसा लेखक है, आप नाम बता दीजिए, जो नहीं छपा हो। पिछले कई अंक समास के ले लेते हैं, उसमें आप देखेंगे वागीश जी, आप, ध्रुव जी, उदयन जी, अशोक जी, ये यही सब लोग हैं जो यहाँ के हैं। हाँ, ये आपका कहना सही है, लेकिन समास भोपाल स्कूल की घोषित रूप से भी भोपाल स्कूल की पत्रिका नहीं है। घोषित रूप से तो भोपाल स्कूल भी नहीं है लेकिन फिर भी एक है। तो क्या ये सायास होता है कि नहीं, हमको ये करना ही करना है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक संपादक के रूप में जो मेरी नीति, अशोक जी की जो नीति हुआ करती थी, वो तो श्रेष्ठता की होती थी कि हम श्रेष्ठ साहित्य को, श्रेष्ठ चीज़ों को प्रकाशित करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि और कोई श्रेष्ठ लगे ही ना? नहीं, तो उनको भी प्रकाशित किया है, पूर्वग्रह ने तो किया है प्रकाशित। बाकायदा पूर्वग्रह में तो तमाम तरह के लेखक छपते रहे, जिनको वामपंथी कहा जाता है, वो सारे लेखक बहुत छपे हैं पूर्वग्रह में। भोपाल स्कूल तो, अगर भोपाल स्कूल में कोट एंड कोट में ले लूँ तो था ही मार्क्सवाद के, मतलब पैरेलल खड़ा होने के लिए ही शुरू ही हुआ एक तरीके से। असल में जो 8वें दशक की जो पॉलिमिक्स थी, जिसपे के जो उसके 2 प्रमुख आधार स्तंभ जो थे वो अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह थे, ये उन लोगों की पॉलिमिक्स थी। ये बात सच है कि सो कॉल्ड भोपाल स्कूल के सारे लेखक जो हैं वो वामपंथी नहीं है। ये चीज़ कि वो वामपंथी नहीं हैं, ये उनकी पहचान के रूप में आप चिपकाना चाहें तो कह दें, लेकिन वामपंथी ना हो के हम कोई और पंथ में साझा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ध्रुव की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें काफ़ी सामाजिक जागरूकता है ना, बहुत ही सामाजिक रूप से जागरूक कवि है। उदयन की कविताएं पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि उनमें बहुत ही ज़्यादा निजता है, एक मतलब मैं बहुत ही क्रूड किस्म की और संक्षिप्त किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल करूँ। शिरीष ढोबले की कविताएं आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें पौराणिक और इस तरह के संदर्भ आते हैं और बिल्कुल अलग तरह की कविताएं हैं। वागीश शुक्ल का लेखन सुदीर्घ हिंदुस्तान की सुदीर्घ जो दर्शन की और काव्यशास्त्र की परंपरा है उससे उत्तीर्ण लेखन है, और वो समकालीन लेखन पर बहुत कम बात करते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो हम सारे लोग वामपंथी नहीं हैं, ये बात सच है, लेकिन वामपंथ के ख़िलाफ़ कोई लामबंदी हमारी है ऐसा कभी नहीं रहा। जिस उद्देश्य को लेके ये सारे लोग, एक तरीके से भोपाल के बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको सो कॉल्ड भोपाल घराना या बाकी चीज़ें कहा जाता है, जो भारत भवन से एक तरीके से जुड़े रहे, कि साहित्य का कोई मठ या साहित्य की व्याख्या का कोई एक मठ नहीं हो सकता, तो एक पैरेलल एक और चीज़ खड़ी हुई। आपको लग नहीं रहा कि धीरे धीरे ये अपने आप में एक मठ के तौर पर ही अब बनता जा रहा है या उभर रहा है? भारत भवन, अब तो भारत भवन की स्थिति जो भी है तो है, जिस समय की नहीं, मुझे 5-6 इन लोगों की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, यहीं की बात कर रहा हूँ। तो वो उसने मठ का कोई रूप नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, यही कह रहे हैं ना आप कि उसने भी मठ का रूप ले लिया, एक तरह की मठ के खिलाफ खड़े होकर। हाँ। तो उसने इसलिए मठ का रूप नहीं लिया अंजुम, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत भवन के साहित्यिक और दूसरे विभागों के जो कार्यक्रम थे, दूसरी कलाओं के संबंधित जो कार्यक्रम हैं, उनमें तमाम विविध विचारधाराओं के लोग शामिल होते रहे। मतलब किसी एक मठ का बनने का मतलब ये होता है कि कोई एक सेंट्रल आइडियोलॉजी होना चाहिए, उस सेंट्रल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने वाला और उसकी दादागिरी दिखाने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, बाकी सारे लोग उसका अनुसरण करने वाले होने चाहिए। एक मेटाफर बना लें या भले ही कि अशोक वाजपेयी तो हैं और हम लोग सब अशोक वाजपेयी की आलोचना के खिलाफ सबसे अधिक मैंने लिखा है, सबसे अधिक मैंने लिखा है उनकी आलोचना के खिलाफ।
और हम लोगों के बीच में घनघोर असहमतियां हैं, भयानक झगड़े भी होते हैं। तो इसलिए कोई जब सेंट्रल आइडिया ही नहीं है तो उस आइडिया के इर्द गिर्द किसी मठ का निर्माण कैसे संभव है? खास तौर से तब जबकि उस मठ में तमाम दूसरे मठों के लोग आते रहे हों, सब तरह के लोग आते थे। सबसे ज्यादा भोपाल में नामवर सिंह सबसे ज्यादा भारत भवन के कार्यक्रमों में आए हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रम में नहीं आए। नहीं, कई बार होता है कि सेंट्रल आइडिया की जगह पूंजी और सत्ता वही मठ का काम कर जाती है। तो ये एक लेकर चलती है कि भाई रज़ा फाउंडेशन है और बाकी तमाम चीज़ें हैं जिस चीज़ें संचालित हो रही हैं आदि आदि। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया भी था। जब आप कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई सेंट्रल आइडिया नहीं है, कोई इस तरीके का मूवमेंट नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि साहित्य का काम व्यवस्था परिवर्तन या क्रांति का होता भी नहीं है। वो दिशा ज़रूर देता है लेकिन खुद क्रांति करे ये संभव नहीं है। क्या यही कारण था कि आपने ये लिखा कि इस समय हिंदी कविता ए मूवमेंट के दौर से गुजर रही है? यस, क्योंकि मैंने ये पाया, मैंने जिन 3-4-5 कवियों को काफ़ी कंडेम किया है, साफ शब्दों में कहूँ तो मैंने ये पाया और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जिस विचारधारा के पक्षधर होने का दावा करते हैं ये कविताएं उस विचारधारा की पक्षधरता की कविताएं नहीं, ये असल में इनके साथ कविता न होने की खोट जुड़ी हुई है। ये विचारधारा के कारण कमज़ोर नहीं है बल्कि ये कवि प्रतिभा के दारिद्र्य के कारण कमज़ोर हैं। ये मैंने उसमें बताने की कोशिश की है और किसी भी तरह से विचारधारा से जूझने की कोशिश है उस किताब में, लेकिन वो दूसरे प्लेन पर है। तो कविता को आंदोलन से जुड़ना ही क्यों है? कविता तो अपने आप में स्वतंत्र होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और यही आग्रह हमारा रहा है, स्वतंत्र और स्वायत्त रहनी चाहिए। और होना चाहिए का सवाल नहीं है, वो होती है। दरअसल वही मैं कह रहा था कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो आप सिर्फ कविता पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको समाज के बारे में मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप समाज से कट जाना चाहिए, आपको समाज से कटना नहीं चाहिए, आपको तमाम आंदोलनों में शामिल होना चाहिए, आपको विवेकपूर्ण ढंग से मतदान करना चाहिए, संभव हो तो आप किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं। लेकिन जब आप कविता लिख रहे हों तब इन सारी चीज़ों को कविता की प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा होता नहीं है, ये नहीं होता है। चलिए, एक उपन्यास कब तक लिख रहे हैं? बहुत समय से चल रहा है। अंजुम वो उपन्यास है जो सा उपन्यास हर एक व्यक्ति के पास होता है। वो एक तरह की कहना चाहिए कि आत्मकथात्मक वो है। काफ़ी सारा लिखा है मैंने और चूंकि अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें कामों में व्यस्त रहता हूँ, अनुवाद वगैरह के कामों में व्यस्त रहता हूँ। लिखने की आपकी वो भी गति भी बहुत कम है। बहुत कम है, हाँ बहुत कम है। इतने वर्षों में 3-4 किताबें आई हैं मेरी, तो गति कम है। और ये आपको अनुवाद की तेज़ है। अनुवाद की नहीं है, अनुवाद की नहीं है निश्चय ही। लेकिन एक एक लेख लिखने में मैंने गोरा पे जो लेख लिखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 महीने मैंने उसमें लगाए। 4 महीने पूरे लगा के तब जाके मैंने गोरा पे एक पूरा लेख तैयार किया था। तो मुझे लिखने में बहुत वक्त लगता है। और उपन्यास लिखते हुए भी चूँकि मैं पहला उपन्यास लिख रहा होऊंगा, अगर लिख पाऊंगा तो मेरा कोई अनुभव तजुर्बा तो है नहीं। मैंने उपन्यास पढ़े हैं और ये जो पढ़ा हुआ है ये बहुत आतंकित करता है। अगर आपने प्रूस्त को पढ़ रखा है, अगर आपने काफका को पढ़ रखा है, आपने टॉमस मान को पढ़ रखा है, आपने तमाम कुंदेरा को और मुराकामी को पढ़ रखा है, तो आप ये दुस्साहस आसानी से नहीं कर सकते हैं कि आप लिख जाएं। क्योंकि वो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है उसका सबसे बेहतर जो उन्मीलन है या प्रकटन है वो आलोचना में होता है। उपन्यास पर मेरा हाथ मजा हुआ नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश ये है कि मतलब मरने से पहले लिख दूँ। अरे आप स्वस्थ रहें। अंतिम सवाल सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहते हैं उपन्यास के अलावा? मैं कुछ तो किताबें लिखना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया हूँ अभी तक, और पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक मैं किताब लिखना चाहता था कृष्ण बलदेव वैद्य पर, जैसी मैंने निर्मल वर्मा पर लिखी है। मैं आधुनिक साहित्य से ज़्यादा अपना वो उसके साथ ज़्यादा अपना जुड़ाव पाता हूँ, तो इसलिए एक तो कृष्ण बलदेव वैद्य पर मैं लिखना चाहता था। मेरे हिसाब से वो हिंदी के अनूठे अद्वितीय लेखक उपन्यासकार हैं। बिल्कुल।
दूसरे मेरी बड़ी गहरी इच्छा है महाभारत पर लिखने की। अच्छा। और महाभारत को मैं अगर हिंदुस्तान में भारतीय उपन्यास जैसी कोई चीज़ संभव हो सकती है या हो सकती थी तो वो महाभारत के मॉडल पे हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत एक उपन्यास है। जितने भी तरह के अंतर्विरोध हैं, जितने भी तरह के धर्म संकट हैं, जितने भी तरह की उभय वृत्तियाँ हैं, जितनी भी तरह की परस्पर विरोधी दृष्टियाँ हैं, पैराडॉक्सेस हैं, उन सब का अंबार है महाभारत। यही उपन्यास में भी होता है। मतलब भले ही वो देवताओं उसमें कहना चाहिए कि आधे देवता और आधे मनुष्य हैं, कृष्ण हैं उसमें, और जो माना जा रहा है कि वो ब्रह्म के अवतार हैं साक्षात, तो उनके बावजूद वो मनुष्य के जितने भी संभावित अंतर्विरोध पैराडॉक्स हैं उन सबको जिस तरह से पकड़ता है वो महाभारत नामक ग्रंथ, वो कोई नहीं करता। तो मैं महाभारत की बाकायदा चैप्टर वाइज बना के व्याख्या करना चाहता हूँ उसके उन चरित्रों को लेके। चलिए, आप जल्दी ये सब तमाम काम पूरे करें, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, उपन्यास जल्दी पूरा हो, आलोचनात्मक निबंध आते रहें, जल्द नई किताब आए। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद अंजू, बहुत बहुत शुक्रिया।